नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, डाइट रायबरेली, डीएलएड 2 वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा और उसके विकास को, भाषा पर समाज के प्रभाव को, बहुभाषी शिक्षण और भाषा शिक्षण को, साथ ही साथ जानेंगे भाषा सीखने के बुनियादी सिद्धांतों को। इसके साथ ही साथ घर की भाषा से स्कूल की अकादमिक भाषा की ओर बच्चों को किस प्रकार से ले जाया जाए, इसको भी हम जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतीकों का इस्तेमाल करके विचारों, भावनाओं, सोच व जानकारी को दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसको हम लिख करके और बोल करके यानी मौखिक रूप से और कभी कभी सांकेतिक रूप से यानी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा सीखने के 4 आयाम हैं। हम प्रायः देखते हैं छोटे बच्चों को कि वो बड़ों का अनुकरण करते हैं। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तभी से उसके अंदर अनुकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वह अपने से बड़ों को देख करके या अपनी माँ को वो देख करके मामा बाबा करके बोलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वह इन कौशलों में निपुण होता जाता है और जब वो विद्यालय में जाता है तो पढ़ना और लिखना इन दोनों कौशलों में भी निपुण हो जाता है। और इन चारों कौशलों में विचार करना या सोचना समाहित होता है। हम प्रायः छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो जैसा करते हैं उसके बारे में, जो भी करते रहते हैं उसके बारे में वो स्वयं से बात करते रहते हैं। इसको रूसी वैज्ञानिक वाइगॉट्स्की निजी वाणी, बच्चे की निजी वाणी या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इस तरह का यानी बोलना यानी प्राइवेट स्पीच बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है और यह आंतरिक वाणी में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि निजी वाणी की जो जगह होती है वो आंतरिक वाणी ले लेती है। तो इस प्रकार से आंतरिक वाणी बाद में विचारों में बदल जाती है। आंतरिक वाणी और विचार आपस में एक हो जाते हैं, उनको अलग करना मुश्किल होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक वाणी ही विचार का रूप है। भाषा सीखना, जब बच्चा भाषा सीखता है तो सिर्फ एक चीज नहीं सीखता है, बल्कि भाषा सीखने के साथ साथ वो कई चीजों को सीख रहा होता है। ये इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाषा सीखने के साथ साथ वह अन्य चीजों को सीखने की आधारशिला सीख रहा होता है। जैसे कि जब भाषा सीखता है तो वो सोचता है, तर्क करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है, समस्याओं को हल करता है, उनका विश्लेषण करता है और निष्कर्ष भी निकालता है। तो इस तरह से भाषा सीखने के साथ साथ बच्चा अन्य कौशलों को भी सीख रहा होता है, उसमें निपुणता हासिल कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौखिक भाषा हमारी है लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व विकसित हो गई थी, किंतु लिखित भाषा लगभग 5000 साल पहले विकसित हुई है, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृत है वो उसका मौखिक रूप ही प्रचलित था। फिर बाद में उसका रूप आया, उसके बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश से होते हुए भाषा हमारी हिंदी आई। जो आधुनिक भाषा हमारी हिंदी है वो अपभ्रंश से निकली हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास जो खड़ी बोली बोली जाती है उससे उत्पन्न हुई है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में भारतीय भाषाओं के भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बहुतायत से प्रयोग होते हैं। भारतीय भाषाएं वो दक्षिण की भाषाएं जैसे मराठी है और तमिल है, तेलुगु है और बंगाली, अगर इधर की बात करें पूर्वी भाषा की, पूर्वी क्षेत्र की देसी भाषा की, और तो बंगाली भाषा हो गई। साथ ही साथ इसमें देसी भाषा के देशज शब्द भी इस्तेमाल होते हैं और संस्कृत भाषा से
जो उत्पन्न शब्द हैं वो उनका भी प्रयोग इस भाषा में, भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में होता है। और इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की भी भरमार है। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी शब्द बहुतायत से हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि हिंदी भाषा के शब्द इतने ज़्यादा, हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में इतने ज़्यादा प्रयोग होने लगे हैं कि जिससे एक नई भाषा इंग्लिश का विकास हो रहा है। ना चाहते हुए भी, मतलब सहज रूप से उसका विकास हो रहा है। अब हम बात करते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि भाषा किस प्रकार से समाज के द्वारा प्रभावित होती है, राजनीति के द्वारा प्रभावित होती है। तो हम जैसे जानते हैं कि भाषा का विकास करने का जो एक वो होता है कि भाषा के विकास में समाज और राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं भाषा निर्मित का कारखाना समाज है, और समाज में बोली और भाषा दोनों का ही प्रयोग होता है, दोनों का ही अपना व्याकरण है। किंतु जब कोई बोली या भाषा व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक लोगों द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है तो उसे सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है, और सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आधार पर किसी बोली को भाषा और किसी भाषा को बोली का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि खड़ी बोली एक समय पर बोली थी, किंतु जब सत्ता का केंद्र दिल्ली व मेरठ के आसपास का क्षेत्र हुआ तो वहाँ की जो आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली भाषा के रूप में प्रयोग होने लगी। इसी तरह जब सत्ता का राजनीतिक केंद्र ब्रज क्षेत्र था, जो कि पहले भाषा थी उस समय, किंतु आज बोली होकर के रह गई है। तो इस तरह से कोई भी बोली भाषा होगी या कोई भी भाषा बोली होगी, ये सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आधार पर तय होता है। बहुभाषी स्थिति और भाषा शिक्षण को हम समझते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में यह चर्चा हुई है कि द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता बच्चों में संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, चिंतन व बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा देती है। किंतु जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह सिर्फ अपनी मातृभाषा जानता है, उसके पास स्कूली भाषा की समझ सीमित होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि NCF 2005 में भी यह कहा गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तत्पश्चात ही उसे द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का या बच्चे के सर्वांगीण विकास को, सर्वांगीण चरित्र का सर्वांगीण विकास करती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। इसके लिए शिक्षक को रणनीति बनानी चाहिए कि जैसे बच्चा कक्षा में आया है, यदि वह अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, मान लीजिए वो किसी बैगन को भाटा शब्द से परिचित है, बैगन को भाटा कहता है, तो हमें उसे भाटा ही बताना चाहिए। बाद में उसे यह कहना चाहिए कि हाँ, इसको बैगन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम बच्चे को उसकी भाषा से जोड़ करके स्कूल की किताबी भाषा की ओर ले जा सकते हैं, समझा सकते हैं, मानक भाषा की ओर ले जा सकते हैं। भाषा सीखने के जो हमारे सिद्धांत हैं उनको हम जान लेते हैं कि कौन कौन से, जब हम बच्चे को भाषा सिखाएंगे तो कौन कौन से बुनियादी सिद्धांत हो सकते हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं। तो भाषा किसी सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, वो कुछ फल लेने के लिए कह रहा है, उसकी माँ उसे इशारा कर रही है कि 2 अमरूद ले लो, तो वो बोल रहा है कि ये, तो कहती है कि नहीं वो वाला, अच्छा वो ये वाला, तो हाँ ये 2 अमरूद ले लो। तो यहाँ दोनों के बीच में एक उद्देश्यपूर्ण संवाद चल रहा है। तो इस देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में कि वो बच्चा भाषा सीख रहा है, जवाब दे रहा है अपनी माँ को, तो कहीं ना कहीं वो भाषा का सृजन कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण संदर्भ में भाषा सीखी जाती है।
भाषा सीखने और सुनने के लिए भी बच्चों को मौके प्रदान करना चाहिए कक्षा में। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के समक्ष वह परिवेशी चर्चा करे, उनके स्व अनुभवों को, उनके अनुभवों पर चर्चा करे, उनके अनुभवों पर सुने, उनके अनुभवों को सुने और उनके अनुभवों को सुनाने के लिए बोले बच्चों को, और साथ ही साथ बच्चों को कहानी सुनाए, जिससे बच्चे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे और बच्चों से उस पर बात करे, प्रश्न करे, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को शिक्षण में जगह दे, स्थान दे। साथ ही साथ जो तनाव रहित वातावरण होता है कक्षा का, भाषा सीखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। भाषा सीखने के लिए बच्चा यदि कक्षा में कुछ गलत भी बोलता है तो भी शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करे, बेशक वो गलत बोलता है। बीच बीच में शिक्षक बच्चों के उच्चारण को, त्रुटिपूर्ण शब्दों को सही करा सकता है, शुद्ध करा सकता है और बच्चे को पुनर्पलन दे करके बच्चे को भाषा सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण भी होता है, क्योंकि जब स्कूल के बाहर बच्चा जाता है, समाज में जाता है, समाज से स्वयं को जोड़ पाए, इसके लिए भी भाषा सीखना बहुत आवश्यक होता है। इस संदर्भ में भी देखा जाए तो बच्चा भाषा संप्रेषण के द्वारा, संप्रेषण के लिए सीखता है। अब हम बात करते हैं घर की भाषा से स्कूल की अकादमिक भाषा की ओर बच्चों को किस तरह से हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बोलचाल की भाषा और अकादमिक भाषा में अंतर होता है। अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चों की मौखिक भाषा में भी अंतर होता है। जो अलग अलग परिवार के बच्चे आते हैं तो वो अपने घर की भाषा बोलते हैं, जो कि हो सकता है कि दूसरे परिवार से आने वाले बच्चे के घर में ना बोली जाती हो। मान लीजिए कोई अवधी क्षेत्र का बच्चा है तो वो अपने घर में अवधी भाषा का प्रयोग करता है, किंतु यदि कोई ब्रज क्षेत्र का बच्चा है और अवधी क्षेत्र में आके रह रहा है तो उसके घर में तो ब्रज भाषा का प्रयोग होगा ना, तो वहाँ की जो भाषा होगी उससे वो अपरिचित होगा। स्कूल और घर में भाषा सीखने के वातावरण अलग अलग होते हैं, क्योंकि घर का वातावरण सहज होता है, भय रहित होता है। वहीं स्कूल का वातावरण सहज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हर क्षेत्र से, हर भाषाभाषी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, तो वो सहज नहीं होता है और कहीं ना कहीं कक्षा का माहौल भयपूर्ण होता है, बच्चा भय महसूस करता है। तो ऐसे वातावरण में बच्चा भाषा सीखने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोलचाल की भाषा और अकादमिक भाषा में अंतर होता है। बोलचाल की भाषा क्या हाव भावों के माध्यम से भी व्यक्त हो जाती है, इशारों के माध्यम से भी बात को पूर्ण कर देती है, जैसे कि शारीरिक संकेतों से भी, जैसे हाथों का हिलाना, चलाना, चेहरे के उतार चढ़ाव से भी अर्थ ग्रहण हो जाता है। किंतु अकादमिक भाषा में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक भाषा के लिए जो एक निर्धारित शब्द है उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चों की मौखिक भाषा में भी अंतर होता है, क्योंकि अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चे अपनी क्षेत्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में यदि शिक्षण दें तो बच्चा कहीं ना कहीं भाषा सीखने में सक्षम हो पाएगा। जैसे कि हम उसकी मातृभाषा में मान लीजिए यहाँ पे हम सहज तरीके से उसको दिखा करके चित्रों के माध्यम से, अगर बच्चा घोंसले को कुछ भी कह रहा, मान लो थैली, झोंझ कुछ भी कह रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं, चित्र दिखा सकते हैं कि ये देखो, जिसको तुम ये झोंझ कहते हो वो चिड़िया का घोंसला है। और स्कूल और घर में भाषा सीखने के वातावरण में अंतर होते हैं। घर का वातावरण सहज होता है, स्कूल का वातावरण बच्चे के लिए असहज होता है। घर का वातावरण तनाव रहित होता है, स्कूल का वातावरण बच्चे को तनावपूर्ण लगता है, और घर का वातावरण भयमुक्त होता है और स्कूल का वातावरण कहीं भय युक्त होता है, जिससे बच्चा भाषा सीखने में
थोड़ा सा पिछड़ने लगता है। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि यदि बच्चा गलत भी बोल रहा है, जैसे हम यहाँ चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, बच्चा अधूरे वाक्यों को भी बोल रहा है तो उसको हम पूरा करा सकते हैं। जैसे बच्चा यहाँ बोल रहा है ऊंट लंबा है बहुत, देखा जाए तो यह व्याकरणिक तौर पर यह वाक्य गलत है, किंतु बच्चे ने बोलने का प्रयास किया। तो इसको शिक्षक इस तरह से भी कह सकता है कि ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने गलत बोला है, यह बोल सकता है कि हाँ सही कहा, यह ऊंट बहुत लंबा है। तो इस तरह से हम भाषा को बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि भाषा क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, भाषा पर समाज का प्रभाव कैसे पड़ता है, बहुभाषी स्थिति में भाषा शिक्षण कैसे किया जाए, भाषा सीखने के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, घर की भाषा से स्कूल की अकादमिक भाषा की ओर बच्चों को किस प्रकार से ले जाया जाए, आदि बातों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। यदि आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस संदर्भ सूची में आप दिए गए शीर्षक के पेज नंबर पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।